वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रस्ट। हम देखेंगे इसमें एनसीईआरटी सीरीज का एनसीईआरटी क्लास सिक्स का आज लास्ट चैप्टर हम देखेंगे, हमारे चारों ओर वायु। अब आइए इसमें क्या कहते हैं, हमारे चारों ओर वायु किस तरह से घिरा हुआ है, हम किस तरह से वायु का उपयोग कर रहे हैं, वायु का कहाँ कहाँ उपयोग कर रहे हैं, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, आइए उसके बारे में हम देखते हैं। सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा लेकिन निश्चित ही वायु की उपस्थिति कई तरीके से अनुभव हो सकती है। इसे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खरखराती हैं या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं। पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ आवाज़ करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपके पतंग उड़ना संभव होते हैं। क्या आपको जिसमें आपने रेत और बुरादे को निष्पावन द्वारा अलग किया है, हमने पिछले कक्षाओं में पवन का उपयोग देखे हैं, जिसमें आपने रेत को बुरादों के निष्पावन द्वारा अलग किया है। निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है। कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है या छतों के ऊपरी हिस्से को भी उखाड़ कर ले जाती है। एक है वायु सूचक यंत्र। वायु सूचक यंत्र क्या कहता है कि वायु की गति जिस दिशा में होती है, वायु की गति जिस दिशा में होती है वही दिशा में वायु सूचक यंत्र जाकर के रुक जाता है। यही वायु सूचक यंत्र है। वायु सूचक यंत्र और कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक क्या है कि वायु की डायरेक्शन जिस दिशा में होगी उस दिशा में जाकर के वायु सूचक यंत्र रुक जाएगा। अब देखते हैं वायु के बारे में क्या बोलता है। वायु स्थान घेरती है। यह बोतल को पूरी तरह से भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई भी रंग नहीं होता है। हम इसके आर पार देख सकते हैं। यह पारदर्शी होती है। हमारी पृथ्वी वायु की तरह पतली परत से घिरी हुई है। इस परत पर विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर तक है। इसे हम वायुमंडल कहते हैं। अब एक्चुअली हम कहते हैं कि इसको वायुमंडल किसको बोलते हैं। हमारे पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। यहाँ पे हम देखेंगे हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार वायु की सतह से कई किलोमीटर तक है तथा इसे हम वायुमंडल कहते हैं। पर्वतारोधी जो है अपने पीठ के ऊपर एक वायु का टैंक लेकर के ऊपर पर्वत पे चढ़ता है। जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल हो जाती है। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लाइन, जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल हो जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। ये वाला लाइन जो है, ये वाली लाइन बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल हो जाती है। यहाँ तक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऊपर में वायु नहीं है तभी पर्वतारोधी जो है अपनी पीठ पे एक वायु का सिलेंडर लेकर के चलते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, वायु विरल होते चला जाता है, मतलब कि वायु का उपस्थिति ना के बराबर होता है। अब देखेंगे इसमें क्या जलवाष्प क्या है। वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि वायु किसी ठंडे पृष्ठ से संपर्क में आती है। बहुत बारीकी से इस लाइन को देखना होगा। इस लाइन को देखना होगा, तभी हमें जलवाष्प का पूरी तरह से ज्ञान हो सकता है, समझ सकते हैं। वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि वायु
जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ से संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडा होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देते हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। इसका कहने का मतलब हम पिछले चैप्टर में हम इसका अध्ययन किए हैं कि वायु में जल उपस्थित होता है और उसको किस तरह से अलग किया जाता है। इस पिछले कक्षा में हमने देखे हैं। तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है। उपस्थित जलवाष्प जो है ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की छोटे छोटे बूंदे पृष्ठ पर दिखाई देते हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प होना बहुत आवश्यक है। जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प होना आवश्यक है। हम देखेंगे क्या ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे। वायु का वह घटक जो जलने में सहायक होता है ऑक्सीजन कहलाता है। वायु का वह घटक जो है किसी पदार्थ को जलने में सहायक करता है, वायु कहलाता है। नाइट्रोजन, अब देखेंगे क्या है। नाइट्रोजन है। मोमबत्ती के बुझ जाने के बाद भी क्या आपने यह देखा है कि वायु का एक बड़ा भाग गिलास में अभी तक शेष है। एग्जाम्पल ए वाले आप क्रियाकलाप पढ़िएगा तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी तरह से आप समझिएगा। रह जाता है, यह सूचित किया जाता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते हैं। वायु के कुछ अवयव जो हैं जो जलने में सहायक नहीं होते, वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ, क्या कहलाता है? नाइट्रोजन कहलाता है। जो मोमबत्ती को जलने में उपयोग नहीं हुआ, वायु का बड़ा भाग, वो क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन कहलाएगा। अब आइए देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा हो तो उसे आप शायद घुटन महसूस करते होंगे। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता की मात्रा को दर्शाता है। जब हम कमरे में आग जलाएंगे तो उसमें हमें घुटन महसूस होगा, क्योंकि O2 को बाहर निकाल देगा और जलने पे हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो दो कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और हमें घुटन सी महसूस होगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बंद कमरे में कभी भी आग को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक साबित होता है। यही बताया गया है। फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे वायुमंडल प्रदूषित होती है। नोट करके यहाँ पे बताया गया, फसलों के सूखी अवशेष को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि वायुमंडल को प्रदूषित करती है, बहुत ज़्यादा ही प्रदूषित करती है। अब देखेंगे धूल तथा धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने में धुआं भी उत्पन्न होता है। ईंधन तथा पदार्थों को जलने में धुआं उत्पन्न होती है। धुएं में कुछ गैस सूक्ष्म कण होते हैं जो प्राय हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियाँ देखते होंगे। ये चिमनियाँ हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से दूर ले जाती है, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नज़दीक ले जाती है। वायु में धूलकण सदैव उपस्थित होते हैं। देखिए एक छोटा सा हम देखेंगे चित्र के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से। वायु में धूल कणों की उपस्थिति का सूर्य के प्रकाश में अवलोकन। देखिए किस तरह से एक छोटे कमरे से प्रकाश आ रहा है और इस प्रकाश में आपको धूल कण तैरते नजर आएंगे। ये सब वायु में धूल कण की उपस्थिति का परिणाम है। भीड़ भरे चौराहे पर पुलिसकर्मी द्वारा मुखौटा पहनकर यातायात का नियंत्रण किया जाता है। देखिए मुखौटा पहनकर यातायात का क्यों नियंत्रण किया गया है? क्योंकि वहाँ पे धूलकण बहुत ज़्यादा होते हैं रोड के किनारे, और यातायात पुलिसकर्मी को रोड के किनारे ही ड्यूटी होता है। क्या आप यह देखते हैं कि सूर्य की किरण में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे हैं? एक कण अत्यधिक सर्दियों में अपने पेड़ की पत्तियों के छानकर आते हुए
सूरज के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा जिससे धूल कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं। सूरज के प्रकाश किरण पुंज को आपने देखा होगा जिससे धूल कण नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये वाला। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कण को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा उसे श्लेष्मा उपस्थित होता है। उस छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा, नाक में छोटे छोटे बाल को क्या बोलते हैं? श्लेष्मा बोलते हैं। इस लाइन को पूरी तरह से रट लीजिए। अब देखते हैं हम क्या। हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। अगर आप मुंह खोल करके सांस लेंगे तो हानिकारक धूल कण जो है आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, जिसकी वजह से मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, नाक से सांस लेना चाहिए। और नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं और उसे क्या बोलते हैं? श्लेष्मा बोलते हैं, जो वायु को फिल्टर करने का काम करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वायु में कुछ गैसें जलवाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इसमें कम मात्रा में अन्य गैसें का मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा दोनों मिल करके 99% तक हो जाता है। वास्तव में ये दोनों मिलकर वायु का 99% भाग बनाती है, 99% भाग बनाती है तथा शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें जलवाष्प हो। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीव और पौधे को ऑक्सीजन कैसे मिल पाता है? पानी में तथा मिट्टी में रहने वाले जीव पौधे को ऑक्सीजन कैसे मिल पाता है? जो जीव पानी में रहते हुए वे जो पानी में घुलनशील वायु का उपयोग अपने श्वसन में करते हैं। जैसे मछली हो गई, मगरमच्छ, ये सब अपना पानी में घुलनशील ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं श्वसन के लिए। जैसे कभी कभी बरसात में देखे होंगे कि कभी कभी देखे हो गर्मी के मौसम में जीव जंतु लोग बिल बना करके ज़मीन के अंदर रहने लगते हैं ताकि वहाँ पे उन्हें ठंडक महसूस हो। और वहाँ पे बिल के माध्यम से वायु जाते रहता है तो जीव जंतु सही रहते हैं। और वही बरसात के मौसम में उस बिल में पानी भर जाता है। पानी भर जाने के कारण O2 वहाँ से निकल जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन वहाँ से बाहर आ जाता है, वायु वहाँ से बाहर जाता है, पानी अंदर चला जाता है, तो जीव जंतु बाहर निकल जाते हैं। यही वजह है कि केंचुआ केवल भारी वर्षों के समय पर ज़मीन से बाहर आते हैं। सारे जीव के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती है? सबसे बड़ी क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? सारे जीव के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल में ऑक्सीजन समाप्त नहीं होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के प्रतिस्थापन कौन करता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन कौन करता है? सारे जीव वायुमंडल में ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर भी ऑक्सीजन ख़त्म नहीं होता है, लेकिन वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन कौन करता है? आइए हम इस बात पे थोड़ा सा जिक्र करेंगे। वायुमंडल में ऑक्सीजन का कैसे प्रतिस्थापन होता है? हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा। इस प्रक्रिया में प्रकाश अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यही हो गया जो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन करेंगे। जैसे प्रकाश जो है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमने पढ़े हैं अगले कक्षा में। पेड़ पौधे जो है भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पौधा श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु ये देखिए, इस लाइन को हम बारीकी से देखेंगे।
पौधा जो है श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। वायु पौधे जो है, ये हम सरल भाषा में इसे समझते हैं। पौधे जो है श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और श्वसन में जो है पौधे ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो मनुष्य करता है। और प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो पेड़ पौधे द्वारा श्वसन में लिए गए ऑक्सीजन और प्रकाश संश्लेषण में छोड़े गए गैस जो होता है वो अधिक होता है और श्वसन में ऑक्सीजन जो है पेड़ पौधे कम लेते हैं। इसी कारण है कि ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रतिस्थापित होते रहता है। यह वास्तविक है कि जंतु जो है पौधे के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधे एवं जंतुओं द्वारा श्वसन तथा वायु पवन चक्की घूमती है। ये तो इसका उपयोग हो गया। पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में बना रहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब हम अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्या? वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है क्या? वायु के कुछ अनुपयोग भी हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे वायु का उपयोग आप अपने चलते जीवन में बता सकते हैं। पवन चक्की चलाने में वायु का उपयोग हो गया। पवन चक्की चलाने में, किसी जो हाइड्रो पावर प्लांट चलाने में, और बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं, वायु नावों को खेने में ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधे के बीजों तथा फूलों को परागकणों को इधर उधर फैलाने में सहायक रहते हैं। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वायु के द्वारा जो होता है, जो पौधों में प्रजनन भी वायु के द्वारा हो सकती है। ये भी एक आगे हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब देखते हैं हम क्या इसके प्रमुख शब्द देखते हैं। प्रमुख शब्द में कौन सा है? वायुमंडल है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर तक है तथा इसे ही हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। अब अगला कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में उपस्थित होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसी बंद कमरे में किसी ज्वलनशील पदार्थ को जलाने में, किसी ईंधन को जलाने में हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिससे हमें दम घुटन होता है। इसीलिए हमें नहीं जलाना चाहिए। और जो है फसल के सूखी डंठियों और पेड़ पौधे के सूखे पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। उससे क्या होते हैं? वायुमंडल प्रदूषित होते हैं। वायु की संरचना ऑक्सीजन भी होता है, जलवाष्प भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ये दोनों अकेले मिलकर वायु का 99% भाग घेर लेता है। शेष 1% हो जाता है जलवाष्प हो गया, 1% कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और अन्य गैसें उसमें उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन हम देख लिए वायुमंडल में उपस्थित होता है। धुआं जो होता है किसी कार्बनिक पदार्थ को जलाने से, कार्बनिक पदार्थ नहीं, हम बोलेंगे किसी भी ईंधन को जलाने से हमें क्या मिलता है? धुआं मिलता है। पवन चक्की का उपयोग कब किया जाता है? पवन चक्की का उपयोग नीचे से पानी को खींचने के लिए और फसल को सुविधा के लिए पवन चक्की का उपयोग किया जाता है। या पवन चक्की का उपयोग इलेक्ट्रिक भी बनाने में किया जाता है। अब देखते हैं सारांश क्या बोलता है। सारांश को हम बहुत अच्छा से समझे, क्योंकि सारांश ही जो एक ऐसा
सारांश ही इस चैप्टर का एक ऐसा मुख्य बिंदु है, सारांश ही इस चैप्टर का एक ऐसा मुख्य बिंदु है जो होल सब्जेक्ट का मतलब कि होल चैप्टर का एक छोटा सा आकलन यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखेंगे हम वायु प्रत्येक स्थान पर मिलते हैं, हम वायु को देख नहीं सकते परंतु अनुभव कर सकते हैं। इस लाइन को याद रखिएगा। गतिशील वायु को क्या बोलते हैं? पवन बोलते हैं। पवन वायु हर जगह, वायु जगह घेरती है, वायु जगह घेरती है तभी ना, वायु जगह घेरती है तभी ना जो जीव जंतु बिल बना करके पृथ्वी के अंदर रहते हैं और बरसात के मौसम में पानी भर जाता है और वहाँ पे बुलबुला निकलते रहता है, वही वायु जगह घेरती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होता है, सही है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होता है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा अन्य गैसों का मिश्रण है। कुछ धूल कण भी होते हैं। ये दोनों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वायु का अकेले 99% भाग पे घेरे रहते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीजन ज्वलन में सहायता होता है तथा श्वसन के लिए भी आवश्यक है। ऑक्सीजन किसी पदार्थ को ज्वलन में भी सहायक है और क्या है, श्वसन के लिए भी आवश्यक होता है। वायु की यह परत पृथ्वी को घेरे हुए है, उसे क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है, सही है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान करने के लिए वायु पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसी तरह से ये चैप्टर मेरा समाप्त होता है। और एनसीईआरटी क्लासिक्स का पूरा बुक को हमने समाप्त किया। अब इसमें एक चीज़ हमें देखना है, एक चीज़ पे हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे, पूरा बुक का सारांश, जो कि इस बुक का एक शॉर्ट आकलन होगा। बुक का सारांश आप इसे देखना ना भूलें। और इसी तरह से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, इसी तरह से यूट्यूब चैनल से जुड़े, जहाँ पे बैक टू बैक क्लासेस चलते रहती हैं और वीडियो को अपलोड किया जाता है। सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हो गया और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया रहता है। आप जा कर के वहाँ से जुड़ें और वहाँ पे भी क्विज चलते रहता है। इसी तरह से इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।